नमस्कार। आज हम जो बंदिशें हैं विभिन्न शास्त्रीय संगीत की तालों के अंतर्गत जिनको निबद्ध किया गया है, उसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए हम एक ताल में 48 मात्रा की जो बंदिशें हैं उन पर हम पुनः जो है आपको विस्तृत रूप में आपको बताते हैं। 48 जो है मात्रा की एक ताल, जब ये किसी भी विद्यार्थी से कहा जाता है कि 48 मात्रा की एक ताल में आप विलंबित ख्याल गाइए या उनको सिखाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि 48 यानी एक लंबा सफ़र। तो इसको देख के कहीं ना कहीं विद्यार्थी को थोड़ा सा घबराहट होती है कि इतना लंबा जो ताल है 48 बीट्स का, इसको कैसे याद किया जाएगा या इस पर कैसे हम ध्यान रखेंगे, हम बंदिश को गाते हुए या अपनी आलापचारी और तान को करते हुए हम उसको कैसे निर्वाह करेंगे और सही तरीके से जो है हम सम पर आएंगे मुखड़े को लेते हुए। इसीलिए इस भाग में हम आपको जो एक ताल की जो बंदिश है उसमें किस प्रकार से आलाप और तानों के साथ जो है बंदिश का निर्वाह किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे संक्षेप में बात नहीं हो सकती, नहीं तो वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो जैसे हमने बताया कि 48 बीट्स की जो एक ताल है, एक ताल हमने आपको इससे पहले के व्याख्यान में बताया कि 12 मात्रा की एक ताल है। उसको हम यदि आधे उसमें करते हैं स्पीड में तो हम 24 मात्रा में आते हैं, और उससे भी एक चौथाई पर आते हैं तो हम 48 बीट्स यानी 48 मात्रा की एक ताल में आते हैं। इसी को चतुष्कल एक ताल भी कहा गया है। वैसे अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। जो कुछ लोग जो हैं, कुछ विद्वान जो हैं, वो कहते हैं कि 12x4 यानी 12 मात्रा को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो आपके 48 मात्रा आती है। मैथमेटिकली इट इज़ नॉट रॉन्ग, मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम एक अन्य परंपरा की बात करते हैं तो उस परंपरा में, जिस परंपरा से मुझे तालीम मिली, वहाँ पर 3 ताल की को 3 बार उसकी आवर्तन जो है यानी 16x3 जो है वो 48 आता है। तो ये 16x3 क्या है? देखिए, जब हम एक ताल की पहले हम बराबर की एक ताल लेते हैं, तबले पर उसको देखेंगे, इसीलिए हमने तबला साथ में लिया है, क्योंकि आपको जब हम ताल के बारे में बताएंगे, ताल पर आधारित विभिन्न बंदिशों के बारे में बताएंगे, तो उसको यदि हम तबले की संगत के साथ करें तो वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है और हमें जो क्लैरिटी है वो हमारे सामने एकदम रहती है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होता। तो पहले हम बराबर की एक ताल लेते हैं। धिन धिन धागे तिर किट टू ना कत ता धागे तिर किट धी ना धिन। ये तो थी एक ताल जो कि 12 मात्रा की बराबर की चल रही है। अब हम इसमें यदि हम 24 मात्रा लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसका हाफ हो जाएगा। कैसे? धिन धिन धा धागे तीर कीट टू ना कत ता धा धागे तीर कीट धिन धाग धाग धागे धिन। तो यहाँ पे आपको मैंने एक समझ के लिए आपको बताया कि आप यदि धिन के बाद 1-2 गिने तो बहुत आसान हो जाता है। कैसे? धिन 1-2 धिन 1-2 धा 1-2 तीर कीट टू 1-2 ना 1-2 कत 1-2 ता 1-2 धा 1-2 तीर कीट धिन 1-2 धा धाग धागे धिन। तो इस प्रकार से हम 1-2 1-2 यदि मन में काउंट करें तो वो 24 मात्रा आ जाती है। अब 48 की बात करते हैं। मैं आपको देखिए बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे कि आपको 48 मात्रा जो है आपको याद हो सके और आपको किसी प्रकार से कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपका ये जो एक आवर्तन है 48 मात्रा की, जब तक आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से नहीं घूमेगी तब तक आप विलंबित रचना जो है वो
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाएंगे। आपको बीच बीच में लगेगा कि अब ये तिरकिट आ रहा है तो इसको मेरे को मुखड़ा उठाना है, जबकि वो पहले वाला तिरकिट है जिसके बाद तिन आता है। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इस प्रकार से इसको पहले समझ लेना चाहिए। अब 48 में हम एक ताल देखें। धिन 1 2 3, धिन 2 3 4, धा 2 3 4, ती र की त तू 2 3 4, ना 2 3 4, कत 2 3 4, तिन 2 3 4, धा 2 3 4, ती र की त धिन 2 3 4, धा 2 3 4 थिन। यानी ये पूरा एक सर्कल है। मैंने जैसे आपको बोला, पहली बार मैंने धिन के बाद 1 2 3 बोला, उसको अब 2 3 4 कर दीजिए, क्योंकि 4 मात्रा में उसको हम यदि लेते हैं। पुनः एक बार देखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि तिरकिट जो शब्द है उसमें 4 अक्षर हैं, ती र की त। तो हमने यहाँ पे 2 3 4 काउंट नहीं किया। ये विधि सिर्फ विद्यार्थियों को समझाने के लिए की गई है। जब हम किसी भी कक्षा में तबले वादक के साथ या हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ भी हम प्रैक्टिस करते, तो वहाँ पे 2 3 4 तो ये हमारे अपने समझ के लिए, हमने उसको बोलना नहीं है, सिर्फ मन में रखना है। और इस प्रकार से जो तबले पर जब संगति होती है, आप देखिए कि तबला वादक जो है वो एक तरह से भराव के लिए विभिन्न शब्दों अक्षरों का जो है वो प्रयोग करेंगे, जिसे हम विभिन्न बोल कहते हैं तबले के। जैसे कि धिन घे 48, हाँ, धिन घे 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 धिन घे 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 धा गे धा गधा गधा के ती र की त तू। आप देखिए बीच में बराबर भराव चल रहा है। ना 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 कत तिन के धा गे गे धा गधा ती र की त धिन गे धा गे गे धा गधा गधा गे। इस प्रकार से देखिए भराव होता है, क्योंकि यदि वो भराव न दिया जाए तो बहुत ही बोरिंग भी होता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हमें ये समझ में नहीं आता कि जो हमारी लय है वो लय कौन सी है, यानी कि एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच की जो विश्रांति का जो समय है वो कितना है, क्योंकि वही चीज दूसरी और तीसरी मात्रा के बीच में और तीसरी और चौथी मात्रा, इस प्रकार जो ताल में जितनी भी मात्राएं प्रयोग होती हैं, ये जो गैप है या जिसे हम कहें कि विश्रांति है या जो इसका ये जो समय है, इसको जो जब नापा जाए तो वो लय है। और ये लय हमें तभी अच्छे से शुरू से समझ में आ जाएगी जब हम इस भराव को तबले पर देखेंगे। यदि नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगी। अब देखिए बिना भराव के यदि हम थोड़ा सा बजा के देखते हैं तो धिन धिन धा ती र की त तू ना। अब यहाँ पे हम इसको बजा तो रहे, लेकिन बीच में जो एकदम सन्नाटा एकदम खाली है, हो सकता है कि धिन के बाद अगले दिन में हम पहले आ जाएं और तबला वादक जो है वो बाद में पहुंचे। तो कैसे पता चले कि लय एक जैसी? इसके लिए जो बीच के जो मात्रा पे जो एक तरह से भराव के रूप में जो तबले के बोल बजाए जाते हैं वो बहुत सुगम होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम जो है लय का पता कर लेते हैं। इसीलिए बेहद ज़रूरी है। तभी मैंने ये विषय लिया है कि बंदिश एक ताल में आलाप और तान, सिर्फ महज आलाप और तान की बात नहीं बल्कि बंदिश मैंने आपको बतानी है, उसके बाद आप कैसे आलाप और तान लेंगे। एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताते हैं कि इस ताल में 2 बार तिरकिट आता है। पहले तिरकिट के बाद तिन आता है, दूसरे तिरकिट के बाद धिन आता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हमें ये समझ में आ जाए कहाँ हमने आलाप को कंटिन्यू रखना है, कहाँ पर हमने आलाप को जो है वो खत्म करना है या समाप्ति की ओर लेकर आना है। तो
आप देखिए पहला तिरकिट अभी तबले पर बजाएंगे तो आप साथ साथ देखिए, धिन घे ढे घे घे धिन घे, धा घे धा गधा धागे ती र की ट तू। अब ये देखिए तिरकिट के बाद तू आया, इसका मतलब हमारा अभी आलाप कंटिन्यू होना चाहिए, हमारी बंदिश अभी चलेगी, हम अभी मुखड़े पर नहीं आएंगे क्योंकि सम आने में बहुत देर है, अभी वो काफी लंबा एक सर्कल है। अब इसके बाद ती र की ट तू के ना ना कत के तिन के धा गे धा गधा गे ती र की ट धिन 2 3 4 धा गे धा गधा गे धिन। आप देखिए जहां पर दूसरा तिरकिट के बाद धिन आता है तो वो आपको अपने आप में बताता है कि अब भाई हमें मुखड़ा उठाना है और अब हमें सम पर आना है। तो ये शुरू में जब हम अभ्यास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम कहीं ना कहीं बेताले आएंगे, कहीं ना कहीं हमें मुश्किलात होगी, जो कि एक सहज है, जिसे हम कहते हैं कि टीथिंग प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम रहेगी। हम साइकिल भी चलाना सीखते हैं तो गिरना जो है वो स्वाभाविक है कि एकदम से हमें साइकिल नहीं आती। इसी प्रकार से जब हम ताल में चलते हैं तो हम, क्योंकि हमारा ध्यान एक तरफ बंदिश में होता है या हम आलापचारी करते हैं और दूसरी तरफ हमारा ध्यान जो है तबले पर भी होगा, जिससे कि हमें उसकी काउंटिंग का भी ध्यान रखना है। तो 48 बीट्स की जो एक ताल है, इतनी लंबी ताल जो है, इसकी हर मात्रा को, हर इसके बोल को याद रखना जिस समय हम गाते हैं उस समय थोड़ा सा मुश्किल है। तो शुरू में आप सही तरीके से मुखड़ा उठाएं और सही तरीके से आप सम पर आएं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि तबले के साथ जब आप अभ्यास करेंगे तो 2 चीज़ें जो कहते हैं ना, क्लू पता चल जाना, 2 पॉइंट्स पर आपने ध्यान रखना है। पहला, एक तिरकिट के बाद जो है आपका तिन आता है, दूसरे तिरकिट के बाद आपका धिन आता है। तो जहाँ पर धिन आता है यानी आपने अलर्ट हो जाना है। यदि आपका मुखड़ा 4 मात्रा का है तो धिन के बाद 4 मात्राएं जहाँ पूरी होती हैं उसके बाद आपने मुखड़ा उठाना है। यदि आपकी जो आपका मुखड़ा है वो 8 मात्रा है कि तो तिरकिट के बाद जैसे धिन आता वहीं से आपने मुखड़ा उठाना है। इसी प्रकार से 6 मात्रा का है तो उसको वहाँ पर एडजस्ट करना है, और यदि 2 मात्रा का है तो फिर उसको आगे देख के एडजस्ट करना है। तो ये आपके स्वतः समझ में आ जाएगा। और बार बार जब आप प्रैक्टिस करें तो ये जो सर्कल, ये जो आवर्तन चल रहा है, इसमें एक आध बार यदि आप कहीं ना कहीं गलत तरीके से उठा लेते हैं तो कोई बात नहीं, उसको आप अभ्यास करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि ताल आपके दिलो दिमाग पर इस कदर छा जाएगा कि उसका चक्र जैसे ही आप शुरू करते हैं वो अपने आप चलेगा, और फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुखड़ा कहाँ से उठाया जाए, और आप धीरे धीरे वेरिएशन करके भी मुखड़े को आप उठा सकते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण के तौर पर इसको देते हैं कि किस प्रकार से 48 मात्रा की एक ताल या हम विलंबित एक ताल में किस प्रकार से बंदिश को गाते हैं और उसका आलाप और तान किस प्रकार करते हैं। आलाप और तान बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको ये समझ में आए कि मुखड़ा कहाँ से उठाना है या कैसे आपने ताल का ध्यान रखना है और किस प्रकार से अलर्ट होकर सही तरीके से मुखड़े को उठाकर सम पर आना है। तो ये बहुत बेहद ज़रूरी है। नहीं तो एक शब्द कहते हैं ना कि बेताला है या सही तरीके से सम पर नहीं आया, ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं बशर्ते कि उस पर लगातार अभ्यास किया जाए और अभ्यास भी समझ के किया जाए। तो 48 मात्रा में हम एक बंदिश प्रस्तुत करते हैं जो कि राग जौनपुरी की है। चलिए।
देखिए ताल चल रही है और मैंने जो बंदिश को गाया उसमें आपको एक बार मैंने इशारा करके बताया कि देखिए तिरकेट आ गया, इसका मतलब मुझे वहां पे समाप्त करना। देखिए पहला तिरकेट बज रहा है, की ट टू ना 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 कत के टा के धा घे घे धा। अब तिरकेट पे ध्यान दीजिए, ती र की ट धिन दो तीन चार होना बिना कैसे। फिर से हम मुखड़े पे ध्यान दें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो विलंबित ख्याल में आप अपने आलाप और तान नहीं कर पाएंगे या आप बेताले आएंगे या कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। देखिए तिरकेट पहला गया तिन, उसके बाद आया ना 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 कत, कत पे अलर्ट हो जाना है। के तिन, कुछ लोग तिन करते हैं, कुछ लोग ता करते हैं। धा गे धा गे धा धा। ती दूसरा तिरकेट र की ट धिन दो तीन चार होना बिना कैसे। सपोज हमारा मुखड़ा दो मात्रा का है तो हम दो मात्रा में मुखड़ा कैसे उठाएंगे? धा गे धा 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 गे ती। हर बार देखिए पूरा चक्र चल रहा है, इसलिए ध्यान से तबले को देखिए। ती ना के ना ना कत के तिन धा गे धा। अब अलर्ट हो जाइए। ती र की ट धिन दो तीन चार एक दो होना बिना कैसे। इस प्रकार से दो मात्रा में भी मुखड़ा हो सकता है। मुखड़ा चाहे आप वेरिएशन करके आइए, तिहाई लगा के आइए, वो सारा कुछ जो है सिस्टम तभी बन पाएगा जब आपको ताल एकदम क्लियर होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ताल एकदम क्लियर हो चुकी है, जिस प्रकार से मैंने उसको बिल्कुल डिटेल्ड वे में तबले के साथ समझाया। अब आलाप देखिए, आलाप करते हो कैसे मुखड़े का ध्यान रखेंगे। और आलाप में स्वाभाविक सी बात है कि हम राग को की शुद्धता को, राग के विस्तार को, उसमें प्रयोग होने वाले स्वरों को हम बहुत ध्यान से प्रयोग करेंगे ताकि राग न बिगड़े। एक तरफ राग का ध्यान रखना है, सुरों का ध्यान रखना है, दूसरी तरफ सही तरीके से मुखड़ा उठाना है। धिन दो चार होना बिना कैसे दरिए बना धीरा उन बिना कैसे धरिए मन धीरा उना बिना कैसे। बंदिश के बोलों को लेके आलाप चल रहा है। कैसे धरिए मन धीरा 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 धरिए मना धीरा धरिए मन धीरा उन
तो सरगम कर सकते हैं। रे रे मा मा पा सा रे रे मा पा रे मा पा दा मा पा रे मा पा दा नी दा पा दा मा पा पा गा रे सा सा रे नी दा पा गा रे सा रे मा पा ना बिना कैसे। अब हम तानों को देखते हैं। इसी जो जितना इसकी जो लंबाई है, क्या कहें इसकी ताल की, आपने उन्हीं मात्राओं के बीच में तान को देखना है। और जहाँ से मैंने मुखड़ा उठाने को कहा है वो मुखड़ा आपको बिल्कुल ध्यान से उठाना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम से आपने मुखड़ा पकड़ा है, वो बहुत खराब लगता है। सारे मा पा धा पा मा पा गा गा रे सा, सारे मा पा धा नी धा पा मा पा गा गा रे सा, सारे मा पा धा नी सा नी धा पा मा पा गा गा रे सा, सारे मा पा धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा पा गा गा रे सा, सारे मा पा धा नी सा नी धा पा मा पा धा नी धा पा मा पा धा पा मा पा गा गा रे सा, मा पा धा पा मा पा गा गा रे सा नी सा ना बिना कैसे। आप चाहें तो अपनी लय के अनुसार तानों को कर सकते हैं। सा रे मा पा गा गा रे सा, ऐसे भी कर सकते हैं। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपको अपनी लय से आप उसको गाएं। सारे मा पा धा पा मा पा गा गा रे सा, सारे मा पा धा पा मा पा गा गा रे सा। इट डिपेंड्स कि आपकी कितनी तैयारी है। रे मा पा धा मा पा, रे मा पा नी धा पा मा पा धा नी सा नी धा पा मा पा मा नी धा पा मा पा गा गा रे सा। ताल अपनी चल रही है और हम अपनी ताने अपने लय से जितना हमको सुगम है उतना कर सकते हैं। आकार में कर सकते हैं। आप देखिए मैं तबले की तरफ देख भी नहीं रही हूँ, फिर भी मुखड़ा सही उठा रही, क्योंकि वो एक अभ्यास करते करते एक जो सर्कल बन जाता है, वो सर्कल जो है उसमें हमने जो हम आवर्तन गए उसमें हमने थोड़ा सा बस हम अलर्ट रहे शुरू में, बाद में अपने आप ही जो है उस पॉइंट पर हमारी अलर्टनेस खुद ही जो है जागृत हो जाती है। रे मा पा धा मा पा धा नी धा पा मा पा धा नी सा नी धा पा मा पा धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा पा मा नी धा पा मा पा गा गा रे सा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा पा धा नी सा नी धा पा मा पा मा नी धा पा मा पा गा गा रे सा, रे मा पा धा मा पा गा गा रे सा, रे मा पा धा मा पा गा गा रे सा नी सा ना बिना कैसे। अब इस तान को लेते बीच बीच में थोड़ा रुक भी सकते हैं। आपके अपने कंफर्ट के हिसाब से हम लंबी तान इकट्ठे लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। उना बिना हमने उस शब्द डाले हैं। उना बिना कैसे कैसे धरी माना धीर, उन बिना कैसे, उन बिना कैसे, उन बिना कैसे। आपने देखा कि मैंने तिहाई लेते हुए जो है एक बोल बनाया है, एक तरह से एक वेरिएशन लेकर आई हूँ मुखड़ा उठाने में। तो ये आप क्योंकि 4 मात्रा का है तो उसको हमने तिरकिट से उठाना शुरू कर दिया और तिहाई लेके हम 4-4 मात्रा जो है आप कहें कि 41 से लेके 41, 42, 43, 44 पे एक वेरिएशन, उसी को रिपीट 45, 46, 47, 48। तो ऐसे आप आराम से मुखड़ा उठा के कर सकते हैं। उन बिना कैसे धरिए मान धीर, उन बिना कैसे, उन बिना कैसे धरिए मन धीर। अब
अब आप जब तिहाई, सपोज आपने 4 मात्रा के ली, तो आप माइनस कर दीजिए, 12 बार होता है क्योंकि 4 मात्रा का तो मुखड़ा है। तो आप इसको 4 × 3 12, तो 44 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए, तो आपके 37, 38, 39, 40, यहाँ से आप तिहाई के लिए 4 मात्रा के तिहाई के लिए उठाएंगे। सपोज आपने 2 मात्रा का मुखड़ा उठाना है, र ई ट धिन 2 3 4 3 2 पूर्ण बीन कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से उदाहरण देते हुए आपको ये समझ में आया होगा कि 48 मात्रा का जो है उसका प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से बड़ा ख्याल या विलंबित रचना को बहुत सहज भाव से, सुगमता से हम उसको गा सकें या हम उसको बजा सकें। तो समझ कर करेंगे तो आप कभी भी जो है आप उसमें किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होंगे। तो यहाँ पर ही हम इस अपने व्याख्यान को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।